न्यूक्लिक एसिड के केमिकल कंपोजिशन में अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की। जब एक नाइट्रोजन बेस और एक पेंटोज शुगर आपस में मिलता है तो जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। ध्यान क्या रखना कि जब एक नाइट्रोजन बेस और एक पेंटोज शुगर आपस में मिलता है तो जिस संरचना का निर्माण होता है, जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। चूंकि 5 नाइट्रोजन बेस होते हैं इस कारण न्यूक्लियोसाइड की जो संख्या है वो भी 5 होती है। अब 5 कौन कौन से होते हैं भाई? जब एडेनिन पेंटोज शुगर के साथ जुड़ता है तो एडिनोसिन का फॉर्मेशन करता है। ग्वानिन जो है पेंटोज शुगर के साथ जुड़ता है तो ग्वानोसिन का निर्माण करता है। उसी प्रकार से थायमिन पेंटोज शुगर के साथ जुड़ने पर थायमिडिन का निर्माण करता है। साइटोसिन पेंटोज शुगर के साथ जुड़कर साइटिडिन का निर्माण करता है और यूरेसिल पेंटोज शुगर के साथ जुड़कर यूरिडिन का निर्माण करता है। अर्थात न्यूक्लिक एसिड में मुख्य रूप से 5 प्रकार के जो है न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं। अब यहां पर थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जब पेंटोज शुगर एक नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ जाता है तो जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो प्यूरिन है वो डबल रिंग वाली स्ट्रक्चर है, जबकि पायरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग वाली स्ट्रक्चर है। तो जब पेंटोज शुगर पायरिमिडीन के साथ जुड़ता है तो तीसरे नंबर के कंपाउंड के साथ जुड़ता है। तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन होता है। तो यहां पर क्या ध्यान रखना है कि जब पायरिमिडीन के साथ पेंटोज शुगर जुड़ता है तो पेंटोज शुगर का पहला कार्बन पायरिमिडीन के तीसरे नंबर के कंपाउंड के साथ जो है वो जुड़ जाता है। वहीं पर प्यूरिन जो है, जब प्यूरिन पेंटोज शुगर के साथ जुड़ती है तो इसके 9th नंबर का जो कंपाउंड है वह कंपाउंड पेंटोज शुगर के साथ जुड़ता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। जब एक न्यूक्लियोसाइड एक फास्फोरिक एसिड के साथ जुड़ जाता है, जब एक न्यूक्लियोसाइड एक फास्फोरिक एसिड के साथ जुड़ जाता है तो जिस यौगिक का फॉर्मेशन होता है, जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एक न्यूक्लियोसाइड जब फास्फोरिक एसिड के साथ जुड़ता है तब इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो यही स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियोसाइड है जब 5वें नंबर के कार्बन के साथ जुड़ जाता है, 5वें नंबर के कार्बन के साथ जुड़ जाता है। 5वें नंबर का कार्बन कहां होता है? यहां पर होता है। ठीक है ना? यहां पर क्या लिखा रहता है भाई? यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर लिखा रहता है CH2OH। ठीक है, जहां पर फास्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तब जिस यौगिक का फॉर्मेशन होता है उस यौगिक को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए चूंकि 5 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड है इस कारण से न्यूक्लियोटाइड की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 5 प्रकार की हो जाएगी। कौन कौन से भाई? सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड है एडेनिलिक एसिड। जब एडेनिन पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? एडेनिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। या ये कह सकते हैं कि जब एडिनोसिन और फास्फोरिक एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो एडेनिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं पर ग्वानिलिक एसिड में ग्वानोसिन और फास्फोरिक एसिड जुड़ जाते हैं। थायमिडिलिक एसिड की बात करें तो इसमें थायमिडिन और फास्फोरिक एसिड जुड़ जाते हैं। वहीं पर साइटिडिलिक की बात करें तो साइटिडिन और फास्फोरिक एसिड जुड़ने के बाद किसका निर्माण कर लेंगे? साइटिडिलिक एसिड का निर्माण करेंगे। वहीं पर यूरिडिलिक एसिड में क्या होता है कि यूरिडिन और पेंटोज शुगर जो है, यूरिडिन में क्या होता है? यूरिडिलिक एसिड में क्या होता है कि यूरिडिन और फास्फोरिक एसिड जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? यूरिडिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर एक बात, महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियोटाइड केवल नाभिकीय अम्लों में ही नहीं पाए जाते बल्कि अनेक प्रकार के विटामिन और कोएंजाइम्स में भी ये पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा NAD, AMP, ATP आदि। अगर आपने ATP के बारे में सुना हो, ATP के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ATP क्या है भाई? क्वाइन है, कोशिका का क्वाइन है ना, क्योंकि ये ऊर्जा प्रोवाइड करता है। अब यहां पर देखिए ये जो फॉस्फेट बॉन्ड है इसमें ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं।
इनके टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है। जब इसमें 3 फॉस्फेट बॉन्ड हो तो एटीपी, 2 हो तो एडीपी, अगर 1 हो तो एएमपी कहलाता है। भाई बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ जाते हैं तब जिस चेन का निर्माण होता है उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहा जाता है। तो किस प्रकार से जुड़ते हैं जरा हम देखिए। मान के चलिए ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया, और इस न्यूक्लियोसाइड से ये जुड़ा हुआ क्या है, फास्फोरिक एसिड, मतलब ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियो भाई यहां तक की जो ये स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये नाइट्रोजन बेस हो गया। तो यही नाइट्रोजन बेस किसके साथ जुड़ गया, पेंटोज शुगर के साथ जुड़ गया। तो पेंटोज शुगर के साथ जुड़कर किसका निर्माण किया, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किया। ये हो गया न्यूक्लियोसाइड, है ना। और जब इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक एसिड जुड़ गया तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड, अब इसी को हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से ये फास्फोरिक एसिड, जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं, इस प्रकार से आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। जब एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन, जब एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन दूसरे न्यूक्लियोटाइड के दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फास्फोरिक एसिड के साथ जुड़ जाता है, इस प्रकार से, ठीक है, फास्फोरिक एसिड के साथ जुड़ जाता है, तो जिस संरचना का निर्माण होता है उस संरचना को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। अब देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की विशेषताओं की बात करें तो यहां पर हम ये देखते हैं कि इसका जो तीसरा कार्बन है वो कैसा है, खुला है। तो जिस एंड में तीसरा कार्बन खुला हो उसे क्या कहते हैं, 3 कहते हैं। लेकिन जिसमें 5वां कार्बन खुला हो, यहां पर ये कौन सा कार्बन खुला हुआ है, यहां पर ये 5वां कार्बन खुला हुआ, तो इस एंड को क्या कहा जाता है, 5 एंड कहा जाता है। जब यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक सिंगल चेन के रूप में रहती है तो वह क्या कहलाएगी, आरएनए कहलाएगी, ठीक है। लेकिन जब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे से प्रति समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं तब ऐसी अवस्था में जिस संरचना का निर्माण होता है उस संरचना को हम डीएनए कहते हैं। अर्थात जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये मुख्य रूप से क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन कौन सा हो गया भाई, आरएनए और डीएनए। अगर डीएनए की बात करें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की बात करें राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोनों में डिफरेंस बहुत ही इजी है। अब क्या क्या डिफरेंस है उस डिफरेंस में बहुत ही संक्षिप्त में मैं बात करूंगा। देखिए जब हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो आरएनए में जो है वो राइबोज शुगर पाई जाती है, ठीक है। कौन सी शुगर पाई जाती है, राइबोज शुगर पाई जाती है। लेकिन डीएनए में कौन सी पाई जाती है भाई, डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है। तो पहला अंतर यहां पर आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा अंतर की अगर बात करें तो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन नाइट्रोजन बेस पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें आरएनए की बात करें तो यहां पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाई जाती है, अर्थात थायमिन का यहां पर अभाव होता है। तीसरे अंतर की बात करें तो निम्न श्रेणी के जीवों में जो है आरएनए जो है वह जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है, जबकि डीएनए जो है उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। तो और भी बहुत सारे अंतर आप इस प्रकार से कर सकते हैं और अधिक अंतरों को समझने के लिए मैं इसके वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से इसे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि नाभिकीय अम्ल क्या है,
इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। केमिकल कंपोजिशन में हमने पेंटोस शुगर की संरचना, फास्फोरिक एसिड की संरचना, न्यूक्लियोसाइड की संरचना और न्यूक्लियोटाइड की संरचना का अध्ययन किया। साथ ही किस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है यह भी हमने देखा और टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड का भी हमने अध्ययन किया। उम्मीद करूंगा यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।